कहानी की शुरुआत में हमें एक मासूम सी लड़की दिखाई देती है, मोमो। उसके सामने खड़ी है उसकी माँ और सौतेले पिता। माहौल गर्म है। मोमो गुस्से में कहती है कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। वो अपने पिता और अपने भाई के पास जाना चाहती है। माँ तंज भरे लहजे में पूछती है कि वो किस भाई की बात कर रही है, क्योंकि जीन उसका सगा भाई नहीं है। ऊपर से उसके पिता ने भी अब दूसरी जिंदगी बसा ली है। लेकिन मोमो किसी की एक नहीं सुनती और घर छोड़ देती है। उसका रास्ता चीन से थाईलैंड की तरफ जाता है, जहां उसका पिता और जीन रहते हैं। फ्लाइट में बैठकर मोमो की आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वो समय जब चारों एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। जीन को उसके पिता ने गोद लिया था, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो अलग है। जीन सिर्फ उसका भाई नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। फिर तलाक हुआ, सब कुछ बिखर गया। मोमो माँ के साथ चीन चली गई और जीन पिता के साथ रह गया। उसके बाद सालों तक दोनों का कोई संपर्क नहीं हुआ। शायद इसी वजह से आज मोमो खुद चलकर थाईलैंड आ गई थी। दूसरी तरफ कहानी हमें जीन से मिलवाती है। जीन एक अंडरग्राउंड बॉक्सर है और खतरनाक लोगों के बीच रहता है। उस दिन भी वो रिंग में जानलेवा मुकाबला लड़ रहा था। इधर मोमो का पिता, जो कभी एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था, अब ज्यादातर वक्त शराब में डूबा रहता है। मोमो की माँ उसे फोन करके बताती है कि मोमो थाईलैंड आ चुकी है। वो और कुछ कहना चाहती है, लेकिन पिता फोन काट देता है। इसके बाद वो जीन को कॉल करता है और कहता है कि मोमो को एयरपोर्ट से ले आए। जीन को यकीन नहीं होता। उसे लगता है पिता नशे में कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन तभी लोकेशन आ जाती है। एयरपोर्ट पर कुछ आवारा लड़के मोमो को परेशान करने लगते हैं। तभी जीन पहुंचता है और उन्हें खदेड़ देता है। मोमो बस उसे देखती रह जाती है। इतने साल बाद सामने खड़ा जीन, बिल्कुल वैसा ही, और फिर भी बदला हुआ। जीन चुपचाप उसका सामान गाड़ी में रखता है और उसे बैठने का इशारा करता है। रास्ते में मोमो सवालों से भरी होती है। वो पूछती है कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, डिग्री पूरी हुई या नहीं। जीन बस इतना कहता है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जीन एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला ड्रिंक लाकर उसे देता है। मोमो को बचपन याद आ जाता है। उसे स्ट्रॉबेरी पसंद थी और जीन हमेशा उसके लिए यही लाता था। इतने साल बाद भी वो बात याद है, ये सोचकर मोमो का दिल भर आता है। घर पहुंचकर मोमो अपने पिता के बारे में पूछती है। जवाब में जीन कमरे के कोने की ओर इशारा करता है, जहां उसका पिता नशे में पड़ा होता है। यहाँ उसकी सौतेली माँ से मुलाकात होती है। जीन उसे माँ कहकर बुलाता है। वो मुस्कुराकर कहती है कि तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है मोमो। फिर वो उसके लिए खाना बनाने चली जाती है। एक छोटी सी बच्ची भी है, सीन। वो मोमो की सौतेली बहन है और जीन के बेहद करीब है। जीन भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। मोमो सबके लिए तोहफे लाई होती है, जीन के लिए भी। लेकिन जब वो उसे देने जाती है तो देखती है कि जीन अपने दोस्त के साथ बाहर सिगरेट पी रहा है। दोस्त का नाम सान है। वो मोमो की तरफ इशारा करके पूछता है कि ये लड़की कौन है। जीन चुप रहता है। सान खुद आगे बढ़कर परिचय करता है। रात को मोमो देखती है कि जीन ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। वो मैसेज करती है कि उसे शहर घूमना है। जीन उसे बाहर ले जाता है। सड़क पार करते वक्त एक बाइक लगभग मोमो से टकरा जाती है, लेकिन जीन उसे खींच लेता है और डांट देता है कि आंख खोलकर चला करो। मोमो नाराज होकर आगे बढ़ जाती है। पीछे से जीन सही रास्ता बताता है। वो एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर रुकते हैं। मोमो को तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो जीन उसके खाने से सारी मिर्च अलग कर देता है। तभी कुछ गुंडे आकर जीन से झगड़ा शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख जीन मोमो को बाइक पर बैठाकर वहां से ले भागता है। मोमो डर जाती है, लेकिन कुछ पूछती नहीं। वो जानती है जीन जवाब नहीं देगा। घर छोड़कर जीन अपने पिता को ढूंढने जाता है। गुंडों ने बदले में उसके पिता को उठा लिया था। जीन पैसे देकर उन्हें छुड़ाता है। उन्हीं लोगों में एक लड़की होती है, कियान, जिसे सब स्नेकी कहते हैं। वो जीन को पसंद करती है और अक्सर उसे अपने पिता से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जीन उसे खास तवज्जो नहीं देता। अगली सुबह पता चलता है कि जीन रात भर घर नहीं आया। सौतेली माँ कहती है कि ये कोई नई बात नहीं है। मोमो एक चाल चलती है और बाथरूम का वाटर हीटर जानबूझकर खराब कर देती है। उसे पता है कि जीन इन सब कामों में माहिर है। सीन सब देख लेती है, लेकिन किसी से नहीं कहती। जीन सच में लौटता है और हीटर ठीक करने लगता है। मोमो उसे देखती रहती है और सोचती है कि काम करते हुए भी कोई इतना आकर्षक कैसे लग सकता है। जीन उसकी नजर पकड़ लेता है और पूछता है, क्या देख रही हो? मोमो कहती है, धूप। काम खत्म होते ही जीन फिर बाहर निकल जाता है। इस बार मोमो उसका पीछा करती है। पकड़े जाने पर जीन उसे पैसे देकर घर लौटने को कहता है, लेकिन मोमो नहीं मानती। वो एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब पहुंच जाती है। जीन का मैच होता है। मुकाबला बेहद खतरनाक होता है। दर्शकों में एक खास मेहमान भी होता है, लिन, जिसने जीन पर दाव लगाया होता है। कियान और उसका पिता भी वहीं होते हैं, लेकिन पिता जीन के विरोधी पर पैसा लगाता है।
जीन बुरी तरह पिटने लगता है। मोमो रोने लगती है। उसे रोक दिया जाता है। तभी जीन की नजर उस पर पड़ती है। कुछ बदल जाता है, जैसे उसे नई ताकत मिल गई हो। अचानक वो पलटवार करता है और मुकाबला जीत जाता है। बाहर आकर जीन मोमो से पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। मोमो जवाब देने के बजाय फूट फूट कर रोने लगती है। जीन कहता है, चोट मुझे लगी है और रो तुम रही हो। मोमो उससे पूछती है कि वो क्यों लड़ाई झगड़े और गलत लोगों के बीच फंसा है। जीन गुस्से में कहता है कि यही उसकी जिंदगी है और अगर सब देख ही लिया है तो वो वापस अपनी माँ के पास लौट सकती है। ये सुनकर मोमो टूट जाती है। वो सिर्फ जीन के लिए यहाँ आई थी। गुस्से और आंसुओं के साथ वो कहती है कि वो कल की फ्लाइट से चीन लौट जाएगी, बस जीन उसे एयरपोर्ट छोड़ाए। कभी कभी जो सबसे करीब होता है वही सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है और कुछ रिश्ते सवालों से नहीं, खामोशी से टूटते हैं। इसी दौरान अचानक पीछे से एक गाड़ी जीन की कार का पीछा करने लगती है। हालात समझते ही जीन मोमो से कहता है कि सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले। दरअसल बॉक्सिंग मैच में जो राका जीन से हारा था, वही लोग अब उसका पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए जीन गाड़ी मोड़कर दूसरी सड़क पर ले आता है। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि उस रास्ते पर उसी दिन अवैध कार रेस चल रही थी। जीन का नाम भी उस रेस में शामिल खिलाड़ियों की लिस्ट में था, मगर आज बॉक्सिंग मैच की वजह से उसने रेस में हिस्सा ना लेने का फैसला किया था। फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि वो अनजाने में उसी रेस का हिस्सा बन जाता है। जीन अपने फोन पर एक लोकेशन निकालता है और मोमो से कहता है कि वो रास्ता देखते हुए उसे गाइड करे। काफी देर तक खतरनाक रेस चलती रहती है। आखिरकार जीन उस बैग तक पहुंच जाता है जिसमें जीत की रकम रखी होती है। पैसों से भरा बैग लेकर जीन सबसे पहले तय जगह पर पहुंचता है। उसे देखते ही वहां मौजूद लोग खुशी से शोर मचाने लगते हैं। इस रेस का आयोजन करने वाला आदमी ही वहां सबका बॉस होता है। वो जीन के साथ मोमो को देखकर पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्योंकि यहाँ बाहर वालों को लाना सख्त मना है। जीन बिना हिचक जवाब देता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई बाहर की नहीं। ये सुनकर मोमो तो पूरी तरह सन्न रह जाती है। जीन आगे कहता है कि देर रात घर लौटने की वजह से मोमो को उस पर शक हो गया था, इसलिए आज उसे सब दिखाने के लिए साथ लाया है। जीन नोटिस करता है कि मोमो को ठंड लग रही है। वो उसे अपने पास खींचकर बाहों में भर लेता है। मोमो और ज्यादा घबरा जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जब सब लोग चले जाते हैं तो मोमो जीन से कहती है कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए करता है, लेकिन पैसों से ज्यादा कीमती जिंदगी होती है। वो पूछती है कि आखिर क्यों वो अपनी जान जोखिम में डालता है। जीन चुपचाप बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि मोमो के माता पिता के अलग होने के बाद उसके पिता जीन को लेकर इस शहर में आ गए थे। नया शहर, नया जीवन, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूरी में दोनों को एक मकान के बेसमेंट में रहना पड़ा। बारिश होती तो पूरा बेसमेंट पानी से भर जाता था। उनके सारे सामान भीग जाते थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नया घर किराए पर लेने के पैसे भी नहीं थे। एक आदमी ने मोमो के पिता को नौकरी का झांसा देकर उनकी सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गया था। ऐसे दिन भी आए जब दोनों को पूरा दिन भूखे रहना पड़ा। बाद में पिता ने दूसरी शादी की। माँ बाप ने मिलकर बहुत मेहनत से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उससे होने वाली कमाई काफी नहीं थी। जीन बताता है कि इसी मजबूरी में उसे ये रास्ता चुनना पड़ा। फिर वो एक और सच्चाई बताता है। छोटी सीन को दिल की बीमारी है और उसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए। किसी भी हाल में जीन को वो रकम जुटानी ही होगी। ये सब सुनकर मोमो बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर भी वो जीन से कहती है कि वो ये ऐसे खतरनाक काम छोड़ दे। वो उसे समझाती है कि वो उसके साथ चीन चले, दोनों उनके पुराने घर में रह सकते हैं, लेकिन जीन उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। अगली सुबह जीन मोमो को एक होटल के बाहर लेकर आता है। वहाँ उसकी माँ और सौतेले पिता उसे लेने आए होते हैं। उन्होंने फैसला किया था कि पुराना घर बेचकर अब वे कनाडा में बसेंगे। मोमो साफ कह देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। वो अपनी माँ से गुजारिश करती है कि पुराना घर ना बेचा जाए। उसकी माँ समझाने लगती है कि इस शहर में मोमो का कोई भविष्य नहीं है। तभी पीछे जीन खड़ा दिखाई देता है। वो सारी बातें सुन चुका होता है। मोमो की माँ उसे देखकर चिढ़ जाती है और जीन वहां से चला जाता है। इसके बाद मोमो की माँ उसे डांटती है कि वो जीन से क्यों मिलती है। वो ये भी मान लेती है कि जीन कई बार मोमो से संपर्क करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसी ने जानबूझकर दोनों को दूर रखा। ये सुनकर मोमो को सच्चाई समझ में आ जाती है। इतने सालों से वो जीन को गलत समझती रही थी। वो तो पहले से ही उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोके रखा था। गुस्से में मोमो साफ कह देती है कि वो अब अपनी माँ के साथ चीन नहीं जाएगी। इसके बाद वो जीन के घर लौट आती है। जीन के कमरे में जाकर मोमो देखती है कि उसने सालों में जो भी चिट्ठियां जीन को लिखी थी, वो सब उसने बेहद संभाल कर रखी हैं। सिर्फ यही नहीं, हर एक चिट्ठी के नीचे जीन ने अपने जवाब भी लिखकर संभाल कर रखे हुए हैं। लेकिन मोमो की माँ की वजह से जीन वो सारी चिट्ठियां मोमो तक कभी पहुंचा नहीं पाया। अब मोमो समझ जाती है कि जीन ने भी उसे उतना ही याद किया था जितना उसने उसे। इधर कहानी का सीन बदलता है।
जीन को हम एक गैराज में काम करते हुए देखते हैं। ये गैराज उसी का है और वो ज्यादातर समय यहीं रहता है। इसी वजह से उसका घर आना जाना बहुत कम हो गया था। दूसरी तरफ मोमो रो रही होती है। उसके मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि अब जीन को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। मोमो को इस हालत में देखकर सीन उससे जीन के गैराज का पता बता देती है। मोमो भटकते भटकते आखिरकार जीन के गैराज पहुंच जाती है। जीन उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ? आज तो तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना था। मोमो कोई जवाब नहीं देती, बस दीवार पर लगी घड़ी को देखती रहती है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, वो मुस्कुराकर जीन को जन्मदिन की बधाई देती है। जीन अचानक अतीत में चला जाता है। उसे बचपन की सारी यादें एक साथ घेर लेती हैं। दरअसल आज मोमो का जन्मदिन था। कभी मोमो ने जीन से पूछा था कि उसका जन्मदिन कब है, लेकिन जीन को खुद नहीं पता था कि उसका जन्मदिन किस दिन आता है। तब मोमो ने हंसकर कहा था कि कोई बात नहीं, आज से हम दोनों एक ही दिन अपना जन्मदिन मनाएंगे। आज वही दिन था। जीन मोमो को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसे स्ट्रॉबेरी केक खरीदने ले जाता है। केक काटते वक्त मोमो मन ही मन एक ख्वाहिश करती है कि काश एक दिन वो जीन का असली जन्मदिन जान पाए। इसके बाद मोमो वहीं रुकने की जिद करती है। जीन को मजबूरन मानना पड़ता है। अगली सुबह जीन मोमो के लिए खाना बना रहा होता है। तभी गैराज में दूसरे मैकेनिक आ जाते हैं, लेकिन जीन उन्हें अंदर आने से मना कर देता है। मोमो बाहर निकल आती है और गैराज में मौजूद सभी लोग एक लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। जीन मोमो से कहता है कि वो जाकर कपड़े बदल ले। मोमो जब देखती है कि जीन खाना भी बना सकता है तो उसे हैरानी होती है, क्योंकि खुद मोमो लड़की होते हुए भी अभी तक ढंग का खाना बनाना नहीं जानती। इधर दूसरी ओर हम लिन को देखते हैं। वो एक मशहूर टॉप रेसर था और जीन को ढूंढ रहा था। एक बार जीन ने उसे रेस में हराया था। जीन की मॉडिफाइड कार और उसका रेसिंग स्टाइल लिन को बहुत पसंद आया था, लेकिन उस दिन जीन ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए लिन उसे पहचान नहीं पाया। अब लिन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किसी भी तरह उस लड़के या उसकी कार का पता लगाया जाए। इधर कियान के पिता के गुंडे जीन के गैराज पर हमला कर देते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। जीन उनसे भिड़ जाता है और उन्हें मारकर भगा देता है। मोमो घबराकर पूछती है कि ये लोग कौन हैं और हर बार जीन को परेशान क्यों करते हैं। तब पता चलता है कि पहले जीन कियान के पिता के गैराज में काम करता था। उस वक्त उनका गैराज बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में जीन ने वहां से काम छोड़ दिया और खुद का गैराज खोल लिया। तभी से कियान के पिता और जीन के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। उसी दिन से उसके लोग जीन के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ लिन के आदमियों को जीन की कार की एक तस्वीर मिल जाती है। कुछ दिन पहले रेस के दौरान जीन यही कार चला रहा था। तस्वीर देखकर लिन को एक अहम सुराग मिल जाता है। कार की तलाश करते करते वो सान के पेंट हाउस पहुंचता है। पता चलता है कि वो कार सान की है। हालांकि लिन को यकीन था कि उस दिन कार सान नहीं कोई और चला रहा था। फिर भी वो सान से पूछता है कि क्या उसने उस रात रेस में हिस्सा लिया था। सान लिन के सामने रौब जमाने के लिए झूठ बोल देता है कि हाँ, उसी ने उस रात कार चलाई थी। लिन तुरंत सान को एक और रेस के लिए चैलेंज कर देता है। लिन के जाने के बाद सान भागकर जीन के पास आता है और सारी बात बता देता है। अब जब सान चैलेंज स्वीकार कर चुका है तो चाहे जो हो, उसे लिन के साथ रेस में उतरना ही पड़ेगा। सान जीन से कहता है कि उसे तुरंत रेसिंग सिखाए। जीन बिना देर किए सान को रेसिंग कार में बैठा देता है और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने लगता है। वो उसे रेसिंग की हर बारीक बात समझाने लगता है, कब ब्रेक लेना है, कैसे मोड़ काटना है और किस वक्त स्पीड कंट्रोल करनी है। सान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कार में नहीं बल्कि किसी रॉकेट के अंदर बैठा हो। दूसरी तरफ मोमो को दिखाया जाता है। वो जीन के पुराने हाई स्कूल पहुंचती है जहां कभी जीन पढ़ा करता था। वहीं उसकी मुलाकात नाना से हो जाती है। दरअसल चीन से थाईलैंड आते वक्त मोमो की पहचान नाना से हुई थी। नाना हैरान होकर पूछता है कि मोमो यहाँ क्या कर रही है। मोमो बताती है कि वो जीन के स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहती है। जीन का नाम सुनते ही नाना मुस्कुराता है और कहता है कि वो जीन को अच्छे से जानता है, क्योंकि जीन उसका सीनियर था। नाना बताता है कि स्कूल के दिनों में जीन पढ़ाई में भी तेज था और खेलों में भी आगे रहता था। वो लगभग हर लड़की का क्रश हुआ करता था, लेकिन अचानक उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, ये बात किसी को समझ नहीं आई। इधर जीन को एक ऐसे आदमी से मिलते हुए दिखाया जाता है जिससे वो रेसिंग मैच को लेकर बात करने आया था। उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखाया जाता। उधर नाना मोमो को अपने अंकल के घर एक पार्टी में ले आता है। जीन को जब पता चलता है कि मोमो किसी पार्टी में गई है तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन मोमो कॉल रिसीव नहीं करती। मोमो नाना से कहती है कि उसे एक लड़का पसंद है, लेकिन वो नहीं जानती कि उस लड़के के दिल में उसके लिए भी कुछ है या नहीं। नाना उसे सलाह देता है कि जिस लड़के को तुम पसंद करती हो उसके सामने किसी और लड़के से फ्लर्ट करके देखो। अगर वो जलने लगे तो समझ जाना कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। मोमो हंसते हुए कहती है कि बात तो ठीक है, लेकिन जीन जैसा हैंडसम लड़का उसे मिलेगा कहाँ। उसी वक्त पार्टी में लिन की एंट्री होती है।
नाना लिन की तरफ इशारा करके कहता है कि मेरे भाई के साथ फ्लर्ट करो, मैं तुम दोनों की फोटो खींच लूंगा, फिर वो फोटो जीन को भेज देना। असल में लिन और नाना कजिन होते हैं। मोमो लिन के पास जाती तो है, लेकिन फ्लर्ट करना तो दूर, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता। फिर भी नाना उनकी एक फोटो खींच लेता है। मोमो वही फोटो जीन को भेज देती है। फोटो देखते ही जीन को जबरदस्त जलन होती है। वो बिना कुछ सोचे पार्टी से मोमो को लेने निकल पड़ता है। इधर पार्टी में यान नाम का एक लड़का मोमो को जूस ऑफर करता है। उस जूस में कुछ मिलाया हुआ होता है। जूस पीते ही मोमो की तबीयत बिगड़ने लगती है। यान असल में जीन का दुश्मन था। वो रेसिंग में कभी जीन को हरा नहीं पाया था, इसलिए शायद वो मोमो को मोहरा बनाकर जीन से बदला लेना चाहता था। मोमो की हालत देखकर लिन आगे बढ़ता है और उसकी मदद करता है। वो उसे घर के अंदर ले जाकर आराम से लिटा देता है। उसी वक्त जीन मोमो को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। जब वो लिन को मोमो के पास देखता है तो गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि लिन मोमो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में आकर जीन लिन पर हाथ उठा देता है। लिन भी अपना बचाव करते हुए पलटकर वार करता है। तभी मोमो को होश आता है। वो बताती है कि लिन का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि वही उसकी मदद कर रहा था। जीन देखता है कि मोमो के पूरे शरीर पर एलर्जी के निशान हैं। ये सब उस ड्रिंक की वजह से हुआ था। जीन बिना समय गवाए मोमो को डॉक्टर के पास ले जाता है। जाने से पहले वो लिन से माफी भी मांगता है। डॉक्टर बताते हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आज की रात मोमो को अस्पताल में ही रहना होगा। अगले दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अपनी गलती समझकर मोमो जीन से माफी मांगती है कि वो उसे बताए बिना पार्टी में चली गई। जीन कुछ नहीं कहता, न ही उस फोटो के बारे में कोई सवाल करता है। तभी मोमो खुद जीन से पूछ बैठती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जीन साफ जवाब देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर मोमो के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगती है। अगले दिन डिस्चार्ज होने के बाद जीन मोमो को उनके पिता के घर ले जाने लगता है, लेकिन मोमो जिद पकड़ लेती है कि वो जीन के साथ ही उसके गैराज में रहेगी। जीन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तब मोमो उसे याद दिलाती है कि अस्पताल में गार्जियन के तौर पर उसी ने साइन किया था। डॉक्टर ने भी उसी को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। अब वो जिम्मेदारी छोड़कर भाग नहीं सकता। इन बातों से मोमो जीन को इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है। मजबूर होकर जीन उसे अपने साथ गैराज ले आता है। अगली सुबह मोमो नाना के साथ स्कूल जाती है एडमिशन के लिए, लेकिन क्योंकि ये थाईलैंड है और मोमो चीन से आई है, उसे थाई भाषा ठीक से नहीं आती। स्कूल में पढ़ने के लिए पहले थाई भाषा सीखना जरूरी होता है। नाना तुरंत मोमो का नाम एक थाई लैंग्वेज कोर्स में लिखवा देता है। शाम को जब मोमो गैराज लौटती है तो गेट पर ताला लटका होता है। वो फिर अपने पिता के घर जाती है, लेकिन वहाँ भी ताला लगा होता है। मोमो समझ नहीं पाती कि अब जाए तो कहाँ जाए। नीचे बिल्डिंग के पास वो अपने पिता को कचरे से भरी जगह में पड़ा हुआ पाती है, नशे में धुत। घबराकर मोमो अपनी सौतेली माँ को फोन करती है। पता चलता है कि वो अपनी बेटी के साथ गांव गई हुई है और 2 दिन बाद लौटेगी। पिता को ठंड लग रही थी तो मोमो एक कपड़ा उठाकर उसे ढक देती है। तभी किस्मत से जीन वहां पहुंच जाता है। जीन उसके पिता को सहारा देकर घर के अंदर ले जाता है। अंदर बिजली नहीं होती। जीन खुद इलेक्ट्रिक लाइन ठीक कर देता है ताकि मोमो को रहने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद मोमो जीन को बताती है कि उसने यहाँ एक लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लिया है और बहुत जल्द इसी शहर के स्कूल में भी एडमिशन ले लेगी। जीन उसे एक बार फिर सोचने के लिए कहता है, लेकिन मोमो साफ शब्दों में कह देती है कि वो कनाडा नहीं जाएगी, वो यहीं रहकर अपनी बाकी पढ़ाई पूरी करेगी। मोमो के यहीं रहने का फैसला सुनकर जीन के चेहरे पर साफ खुशी झलकने लगती है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अच्छा लगता है कि मोमो अब कहीं नहीं जा रही। इसके बाद जीन अपनी कार के लिए कुछ जरूरी पार्ट्स ढूंढने निकल पड़ता है। वो कई जगहों पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी वो पार्ट्स नहीं मिलते जिनकी उसे जरूरत थी। तब जीन समझ जाता है कि अब उसे वो पार्ट्स खुद ही तैयार करने होंगे। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि समय बहुत कम था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसे दूसरे शहर में होने वाली एक बड़ी रेस में हिस्सा लेना था। दिन रात मेहनत करके बिना आराम किए जीन आखिरकार अपनी कार के जरूरी पार्ट्स खुद बनाने में कामयाब हो जाता है। देखते ही देखते रेस का दिन आ जाता है। रेसिंग ट्रैक पर कई जाने माने रेसर्स मौजूद होते हैं। उन्हीं में यान भी शामिल होता है। काफी देर तक खतरनाक रेस चलती रहती है। आखिर में नतीजा आता है और जीन इस रेस में पहला स्थान हासिल कर लेता है। उधर दूसरी तरफ नाना मोमो को एक कार शोरूम लेकर आता है। नाना बताता है कि ये शोरूम उसके कजिन लिन का है। मोमो को अलग अलग कारें देखने में मजा आने लगता है और वो एक एक करके उनकी तस्वीरें लेने लगती है। लेकिन मोमो को ये अंदाजा नहीं था कि लिन सीसीटीवी कैमरों के जरिए उसकी सारी हरकतें देख रहा है। थोड़ी देर बाद लिन नाना को फोन करता है और किसी बहाने से उसे बाहर भेज देता है। अब मोमो शोरूम में बिल्कुल अकेली रह जाती है।
तभी लिन वहां आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, किसके साथ आई है और उसका नाम क्या है। मोमो आराम से जवाब देती है कि वो नाना के साथ कारें देखने आई है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह देती है कि उसे इन कारों में कुछ खास नजर नहीं आ रहा, वो इससे भी बेहतर कारें पहले देख चुकी है। ये सुनते ही लिन को बुरा लग जाता है। वो अपना अपमान सहन कर सकता था, लेकिन अपनी कारों के बारे में एक भी गलत बात सुनना उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए वो मोमो से कहता है कि उसकी कार में बैठे, वो खुद ड्राइव करके दिखाएगा कि उसकी कारों में कितना दम है। कार में बैठते ही मोमो यूं ही कह देती है कि उसका एक दोस्त है जो दिन रात कारों और रेसिंग में ही डूबा रहता है। दरअसल वो जीन की ही बात कर रही थी। लिन उससे उस दोस्त का नाम और पहचान पूछता है, लेकिन मोमो जानबूझकर कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद लिन उसे उसके घर तक छोड़ देता है। इसी दौरान मोमो की सौतेली माँ मोमो और लिन को एक साथ देख लेती है। वो तुरंत जीन को फोन करके बताती है। उसके मन में ये गलतफहमी बन जाती है कि यही लड़का शायद मोमो का बॉयफ्रेंड है और इसी वजह से मोमो कनाडा नहीं जाना चाहती। ये सब सुनकर जीन को बहुत गुस्सा आता है। असल में वो जलन महसूस कर रहा था। रात के वक्त मोमो जीन के साथ पार्क के अंदर से गुजरने वाली सड़क से गैराज की तरफ जा रही होती है, लेकिन ये पार्क कपल्स के लिए मशहूर था। मोमो जीन से पूछती है कि क्या वो यहाँ अक्सर आता है। जीन हल्के से उसके सिर पर टकटक करता है और कहता है कि तुम ज्यादा सोचती हो, इस रास्ते से जाने पर गैराज जल्दी पहुंच जाते हैं। इसी बहाने जीन बिना सीधे कहे मोमो को ये भी समझा देता है कि वो लिन से ज्यादा बातें न करे। दोनों गैराज पहुंचते हैं, जहां मोमो की मुलाकात कियान से हो जाती है। मोमो उसे देखते ही कहती है कि तुम वही कियान हो जिसे सब स्नीकी कहते हैं। कियान भी पलटकर कहती है, और तुम जीन की वही छोटी बहन हो जो उस दिन बॉक्सिंग क्लब में आई थी। दोनों के बीच बातचीत इतनी तीखी हो जाती है कि ऐसा लगने लगता है जैसे अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। असल में दोनों ही जीन को पसंद करती थी, इसलिए एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी जीन वहां आ जाता है और माहौल संभल जाता है। खाने के समय जीन अपने हाथों से मोमो को खाना परोसता है। ये देखकर कियान अंदर ही अंदर जल उठती है। अगले दिन मोमो की लैंग्वेज क्लास का पहला दिन होता है। जीन उसे क्लास तक छोड़ने जाता है और उसके लिए खाना भी साथ देता है। मोमो मजाक में जीन से कहती है कि वो उसके स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में भी आया करे। ये सुनकर जीन हल्की सी मुस्कान देता है। उधर लिन अब भी उस रेसर की तलाश में था जिसे वो ढूंढ रहा था। खोजते खोजते वो जीन के गैराज पहुंच जाता है। वो वहां काम कर रहे एक लड़के से पूछता है कि इस गैराज का मालिक कौन है, लेकिन वो लड़का जीन के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद लिन मोमो से मिलने जाता है, लेकिन मोमो घर पर नहीं होती, इसलिए वो मोमो के पिता के रेस्टोरेंट में खाना खाने चला जाता है। वहीं उसकी नज़र जीन पर पड़ती है। तभी उसे मोमो की कही हुई बात याद आती है, उसका वो दोस्त जो कारों के लिए पागल है। लिन को शक होने लगता है कि शायद मोमो उसी जीन की बात कर रही थी और वो गैराज भी उसी का है। उसके मन में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है कहीं वो जीन ही तो नहीं। दूसरी ओर सान मोमो को अपने पेंट हाउस ले जाता है। वहां वो उसे एक पिल्ला दिखाता है और भावुक होकर बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसने उसे सड़क से उठाकर यहाँ रखा। ये कहानी सुनकर मोमो को उस पिल्ले पर बहुत दया आ जाती है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन परेशानी ये थी कि वो उसे रखेगी कहाँ, क्योंकि वो खुद जीन के गैराज में रहती थी। सान उसे सलाह देता है कि वो जीन को मना ले कि पिल्ला गैराज में रख लिया जाए। मोमो पूरी कोशिश में लग जाती है जीन को मनाने की। जीन समझ जाता है कि सान ने भावुक कहानी सुनाकर पिल्ला बेच दिया है। असल में सान यही करता था, लोगों को इमोशनल बनाकर पिल्ले बेचता था। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। मोमो की खुशी के लिए जीन पिल्ले को गैराज में रखने के लिए मान जाता है। मोमो की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मोमो सान की रेस देखने आई है। यही वो रेस थी जिसमें लिन ने सान को चैलेंज किया था। सान की ड्राइविंग स्किल देखकर लिन को तुरंत समझ आ जाता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो सान नहीं है। सान के सिर पर पहनी कैप देखकर लिन कुछ सोचने लगता है। इसी दौरान मोमो और लिन की दोस्ती हो जाती है। लिन मोमो के खाने पीने का सारा बिल खुद चुका देता है। मोमो जब सान से बात कर रही होती है तो मजाक में कहती है कि अगर वो अपना हेयर स्टाइल और आउटफिट बदल ले तो और भी हैंडसम लगेगा। अगले दिन मोमो की दी हुई टिप्स के मुताबिक सान नए लुक में गैराज पहुंचता है। उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। मोमो भी सान को पहचान नहीं पाती और उसकी खूब तारीफ करती है। ये सब देखकर जीन के अंदर जलन और बढ़ जाती है। कुछ देर बाद मोमो जीन के पास आती है और कहती है कि उसने सुना है कि वो हमेशा सान के बारे में उससे सवाल करता रहता है।
वो पूछती है कि आखिर उसे उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। जीन जवाब देता है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। जीन उसके और करीब आकर कहता है कि वे न तो सगे भाई बहन हैं और न ही सौतेले, फिर भी एक ही घर में रहते हैं। लोग उनके बारे में क्या क्या कहेंगे। जीन के इतने करीब आने से मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो कुछ कहे बिना वहां से भाग जाती है। बाहर खड़ा सान समझ ही नहीं पाता कि मोमो को अचानक क्या हो गया। कुछ समय बाद जीन रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, तभी लिन वहां आता है और जीन को उसकी कैप लौटा देता है। असल में सान के पास वही कैप देखकर लिन को याद आ गया था कि जिस लड़के ने उसे रेस में हराया था उसने यही कैप पहनी थी। जब उसने सान से पूछा तो सान ने बताया था कि कैप उसके दोस्त जीन की है। अब लिन के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। वो जीन को अपने साथ रेस करने का ऑफर देता है, लेकिन जीन मना कर देता है। वो कहता है कि अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जिस रेस में उसने नाम लिखा है उसमें जीत हासिल करना। उधर मोमो की हालत ये थी कि उसके दिमाग में हर वक्त जीन ही घूम रहा था। रात को वो जीन के बारे में रोमांटिक सपने तक देखने लगती है। अगले दिन लैंग्वेज क्लास में काई नाम का एक लड़का मोमो से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। काई से परेशान होकर मोमो चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी नजर बाहर जीन पर पड़ती है। वो किसी लड़के के साथ कुछ डील कर रहा होता है। जीन उस लड़के से एक बैग लेता है और बदले में उसे काफी पैसे देता है। ये देखकर मोमो को लगता है कि जीन किसी गैर कानूनी काम में शामिल है, लेकिन वो उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जीन मोमो की एक तस्वीर बना रहा होता है। वो ड्राइंग करते हुए उसी के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ साफ हो जाता है कि सिर्फ मोमो ही जीन को पसंद नहीं करती, बल्कि जीन भी उससे प्यार करने लगा है। उसी वक्त लिन तय कर लेता है कि वो किसी भी तरह जीन को अपने साथ रेस में उतारेगा। लिन अपने दोस्त यान से पता करता है कि जीन कुछ कार के पार्ट्स ढूंढ रहा है जो मार्केट में कहीं नहीं मिल रहे। यान उसे ये भी बताता है कि जीन की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मोमो है, वही लड़की जो लिन की बर्थडे पार्टी में बेहोश हो गई थी। लिन के दिमाग में एक चाल आती है। वो फैसला करता है कि अब वो मोमो के जरिए जीन तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है इस कहानी का पहला हिस्सा। मोमो और जीन की जिंदगी में आगे क्या होगा? क्या दोनों हमेशा के लिए एक हो पाएंगे, या फिर किस्मत उनके सामने कोई नया इम्तिहान रखेगी? ये सब जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर मोमो और जीन की केमिस्ट्री ने आपके दिल को छू लिया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सेकंड पार्ट। आपके कमेंट्स ही तय करेंगे कि इस कहानी का अगला हिस्सा कितनी जल्दी आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही रोमांटिक इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द इस कहानी की सेकंड पार्ट के साथ।